हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी जो है विज़न आईएएस का वो आ चुका है। और ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, जैसा कि विज़न आईएएस का ऑलमोस्ट हर डॉक्यूमेंट होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो भी टॉपिक है, आपको उसका तीन चीज़ मेनली समझने की ज़रूरत है। पहले तो वो होता क्या है, जैसे कि ब्लॉकचेन है तो ब्लॉकचेन होता क्या है। उसके बाद उसका सिग्निफिकेंस, और दूसरा चैलेंजेस। तीसरा जो चीज़ होता है कि मतलब क्या चैलेंजेस के सॉल्यूशन है, वो आप खुद देख के समझ सकते हो अगर आपको चैलेंजेस के बारे में पता है। तो इसी एंगल से हम ये सारे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला जो आपका टॉपिक है वो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ब्लॉकचेन क्या है। तो ब्लॉकचेन में जो कुछ की टर्म्स है वो है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी है, जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो भी डाटाबेस है वो और ज़्यादा सिक्योर होता है। इसमें एक क्लाइंट इनिशिएट करता है ट्रांजैक्शन, उसके बाद वो पीयर टू पीयर नेटवर्क पे जाता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क में उसका वैलिडेशन होता है, और उसके बाद उसको लेजर के फॉर्म में ऐड किया जाता है। तो ये तो कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपको आंसर राइटिंग में पता होना चाहिए मेंस पर्सपेक्टिव से, वो है सिग्निफिकेंस। पहला तो ये एक डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बना है। दूसरा है कि जब आप इसे यूज़ करते हो तो इससे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जो स्पीड है या कॉस्ट है काम करने का, वो आपका और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये जो स्ट्रेटजी है इसी सारे मैटर्स को डील करती है कि कैसे ब्लॉकचेन को हम अलग अलग एरियाज़ में यूटिलाइज कर सकते हैं। तीसरा है जो इसका सिग्निफिकेंस, वो है फ्रॉड प्रिवेंशन। यानी कि कोई इस तरह के चेंजेस नहीं लाए जा सकते लेजर में जो कि गलत हो या फ्रॉडुलेंट हो। तो हर स्टेप पे वेरीफाई होता है कि जो एंट्री की जा रही है ट्रांजैक्शन में वो सही है कि नहीं। चौथा है कि एप्लीकेबिलिटी डाइवर्स डोमेन। सिग्निफिकेंस में ये भी होगा कि ये अलग अलग एरिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिनांस में, बल्कि ये गवर्नमेंट में, एडुकेशन में, जहाँ भी डेटा से रिलेटेड काम हो रहा है, कि जहाँ पे बार बार कोई लेजर है जिसको एडिट किया जा रहा है, उसमें कुछ एंट्रीज की जा रही हैं, तो वहाँ पे इसे यूज़ किया जा सकता है। और इसके अलग अलग एग्जांपल्स हैं, जैसे ई गवर्नेंस, बैंकिंग, सप्लाई चेन। और उसके बाद जो आपको मेन चीज़ पता होना चाहिए वो है चैलेंजेस, कि ब्लॉकचेन में क्या क्या चैलेंज है। पहला है कि ट्रांजैक्शन स्पीड स्टिल रिमेन लो। यानी कि ये हर एक लेवल पे वेरीफाई होता है कि जो डाटा है वो सही एंट्री किया जा गया है कि नहीं, इसके कारण उसमें स्लो हो जाता है। दूसरा है कि लिमिटेड रेलिवेंट वर्क फोर्स एबिलिटी, मतलब कि जो स्किल है, जो वर्क फोर्स जिस तरह का चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। तीसरा है कि रेगुलेशन नहीं है हमारे देश में। इस तरह के नए नए जो टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एक तो लोगों को समझ नहीं है। दूसरा कि जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है इस बारे में, वो भी, उसमें भी कमी है। चौथा है कि इस तरह की के जो नए नए आईटी रिवॉल्यूशन में चीज़ें आ रही है, जैसे ब्लॉकचेन हो गया, उसमें एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रहा है। और ऑफ कोर्स ये हमको और ज़्यादा इसके लिए एनर्जी चाहिए, हमको एनर्जी जनरेट करना पड़ेगा। पांचवा है कि हाई क्रिमिनलाइजेशन पोटेंशियल, मतलब कि गवर्नमेंट तो यूज़ कर ही सकती है, लेकिन साथ में हो सकता है इसको जो क्रिमिनल एलिमेंट है वो इसको यूज़ करें अपने बेनिफिट के लिए अपने एरियाज़ में। छठा है कि क्वेश्चंस ऑन परफॉर्मेंस विद लार्जर स्केल। और सातवां है कि पब्लिक परसेप्शन, मतलब कि लोगों को अभी भी एक तो पता नहीं है। जब हम जैसे सिविल सर्विस के स्टूडेंट हैं, हम लोग इस बारे में पढ़ रहे हैं, हमें समझ है, लेकिन इन जनरल मासेस को कितना ही समझ होगा। तो वो, और दूसरा कि जो लार्ज स्केल पे जब बात होती है तो उस बारे में अभी उसमें लैकुना दिख रहा है। तो इसमें तीन चीज़ आपको समझना होगा कि क्या होता है ब्लॉकचेन, उसके बाद क्या सिग्निफिकेंस है, और चैलेंजेस। उसके अनुसार फिर सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, जैसे कि जो पॉलिसीज़ और रेगुलेशन है उसको सही करना, ह्यूमन रिसोर्स को अपडेट करना, ये आप खुद से समझ सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका नॉन फंजिबल टोकन्स। ये बेसिकली ऑथेंटिकेशन या फिर ओनरशिप का एक तरीका है जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस्ड हुआ है साइंस एंड टेक में। ये किसी भी डिजिटल ऑब्जेक्ट, कोई डिजिटल पेंटिंग हो या कोई कोई फ़ोटो हो, म्यूज़िक हो, उसको ऑथेंटिसिटी के लिए ये नॉन फंजिबल टोकन है। ये तो आप समझ गए कि क्या होता है नॉन फंजिबल टोकन। अब इशूज़ क्या क्या हैं। पहला तो
थ्रेट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। जैसा मैंने कहा कि हर एक टेक्नोलॉजी का अच्छा भी पॉइंट है और बुरा भी पॉइंट है, अच्छे लोग भी यूज़ कर सकते हैं और बुरे लोग भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो है कि चैलेंजेस या इश्यूज़ हैं कि ये थ्रेट हो सकता है इससे मनी लॉन्ड्रिंग का। दूसरा है कि नो लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल टू कस्टमर, मतलब ये देखिए नया टेक्नोलॉजी है, इसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है, गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी नहीं है, तो इसका इलीगल यूज़ हो सकता है। तीसरा है कि अनक्लियर टैक्स इम्प्लीकेशन, मतलब कि कोई प्रॉपर्टी है, कोई आपकी ओनरशिप हुई किसी डिजिटल ऑब्जेक्ट की, तो उसको ऑथेंटिकेट कैसे किया जाएगा, उस पर उसके टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाएगा कि अच्छा ये प्रॉपर्टी इतनी की है तो इस पर इतना टैक्स लगेगा, तो उस पर कोई क्लियर मैकेनिज्म नहीं है, तो आपको वेगनेस दिख रहा होगा। चौथा है कि नॉट इको फ्रेंडली। देखिए ये सारे जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, अगेन इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो फिर आपका एक तरह से इको फ्रेंडली नहीं रह जाती है टेक्नोलॉजी, तो वो एक प्रॉब्लम है। फिर जहाँ तक सिग्निफिकेंस का बात है तो पहला तो मोनेटाइजेशन, जब डिजिटल ऑब्जेक्ट का अभी तक उस तरह से मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन इसके थ्रू क्या होगा कि जो आर्टिस्ट्स हैं या म्यूजिशियन है वो अपने क्रिएट किए हुए डिजिटल ऑब्जेक्ट या डिजिटल जो भी चीज़ है उसको उसको एक प्राइस उस पर कलेक्ट कर सकता है, उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। दूसरा है कि ऑथेंटिसिटी, यानी कि जो आर्टिस्ट है उसका टैग लग जाएगा कि हाँ ये मेरा क्रिएट किया हुआ ऑब्जेक्ट है और मैं इसे बेच रहा हूँ। तीसरा है कि प्रोटेक्टिंग आर्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ आर्टिजन्स, मतलब वही बात है कि जो डिजिटल ऑब्जेक्ट्स है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया था, वैसा कोई मैकेनिज्म नहीं था, इसके थ्रू वो मैकेनिज्म आ गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिर है क्वांटम टेक्नोलॉजी। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्वांटम टेक्नोलॉजी होता क्या है, ठीक है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी एक इमर्जिंग फील्ड है जिसमें कि फिजिक्स और इंजीनियरिंग दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक सब फील्ड है जो कि मैटर और एनर्जी के बिहेवियर को एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल, मतलब आपको पता होगा एटॉम जो होता है, और जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है वो एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल पे जिस तरह प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब काम करते हैं उसको रिलेट करके है। मतलब कि आप जब आंसर लिखोगे तो इसमें आपको पता होना, उसमें ये टर्म्स होने चाहिए कि फिज़िक्स और इंजीनियरिंग का एक सब पार्ट है जिसमें कि दोनों फिज़िक्स और इंजीनियरिंग एक साथ आते हैं, और जो बिहेवियर होता है मैटर और एनर्जी का और एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल उसको स्टडी करते हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि क्वांटम टेक्नोलॉजी होता क्या। लेकिन अब सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया जैसे देश में। तो पहला तो कि ये जो भी हमारा जो डिस्ट्रप्शन हुआ, मतलब कि एक इमर्जिंग फील्ड है और एक नई चेंजेस लाए जा रहे हैं, तो उसमें हमारे जैसे देश, हम जो इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, उसको फ़ायदा होगा। दूसरा है कि जो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क्स हैं उसमें भी हम क्वांटम कंप्यूटर या क्वांटम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमारा फ़ायदा होगा। तीसरा है कि जो ट्रांसलेशन रिसर्च है वो हमारा और ज़्यादा बेटर होगा। ये कुछ एरियाज़ है जहाँ पे क्वांटम टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा सकता है। उसी तरह सोसाइटल प्रोग्रेस या एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी इसका यूटिलाइजेशन होगा। अगर चैलेंजेस का बात करें तो इसमें यही है कि जो रिसर्च इकोसिस्टम है, मतलब कि जो या तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो या प्राइवेट का भी जितना पार्टनरशिप है वो बहुत कम है। दूसरा है कि जो हमारा स्किल जो ह्यूमन रिसोर्स है उसमें कमी है, जितना स्किलिंग चाहिए अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की ज़रूरत है। तीसरा है कि जो रिसर्च है वो भी बहुत ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड है। देखिए हमारे देश में बहुत कम पैसा इन्वेस्ट किया जाता है इन रिसर्चिंग, जो कि गड़बड़ है। दूसरा है कि जो पार्टनरशिप होना चाहिए पब्लिक प्राइवेट वो नहीं है। फिर जो इंडिजिनस डेवलपमेंट है क्रिटिकल क्वांटम, मतलब कि देखिए ये सब एरियाज़ में जो कंपोनेंट्स है उस पर भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो भी हमारे देश में कम है। इंडस्ट्री और एकेडमिया का गैप वो तो अलग लेवल पे है ही। साथ में हमारा जो पेटेंट एप्लीकेशन है या इंटरनेशनल कोलैबोरेशन या प्रोटोकॉल, इन सब में भी चैलेंजेस हैं। देखिए ये सब ना कहीं अलग अलग जो साइंस के जो टॉपिक्स हैं उसमें कनेक्शन दिख रहा होगा कि कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर एक एरिया में हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉब्लम, रिसर्च का प्रॉब्लम या फंडिंग का प्रॉब्लम। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको हर एक टॉपिक में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिखेगा कि चाहे वो आप क्वांटम देख लो या हेल्थ सेक्टर देख लो, तो ये कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो उसी के अनुसार फिर आप सॉल्यूशन समझोगे कि कोऑर्डिनेशन चाहिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिसर्च होना चाहिए, क्वांटम कम्युनिटी यानी कि जो लोग इन्वॉल्व हैं इस एरिया में उनको और ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, साथ में इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना चाहिए। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन है वो आप समझ सकते हो।
फिर नेक्स्ट है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये बेसिकली इससे क्या होता है कि अलाउज यूज़र टू एग्री ऑन वे ऑफ ट्रांसमिटिंग देयर डाटा विदाउट द वरी दैट समवन इज लिस्टिंग इट। मतलब ये बेसिकली आपके प्राइवेसी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। आप क्या डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो उस पर आपका फुल कंट्रोल रहता है। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के इज़ अ सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो कि क्वांटम फिज़िक्स को यूज़ करके बनता है। इसका एडवांटेज यही है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं कई बार वो नहीं चाहते कि उनका जो डाटा है जो भी वो बातें कर रही हो वो लीक हो, तो इसके थ्रू वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। उसी तरह ये फ्यूचर प्रूफ है, प्राइवेसी के लिए अच्छा है, सिविलियन एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं जैसे कि ट्रांसमिशन लॉस हो सकता है इन ऑप्टिकल फाइबर्स, कम्युनिकेशन रेट जो है, फिर उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टोटली प्रिपेयर्ड नहीं है। तो आप देख सकते हो कि ये चैलेंजेस हैं जब आप क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हो। और जब आप क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करते हो तो कुछ जो की टर्म्स हैं वो है सुपरपोजिशन, इंटेंगलमेंट, डिकोहेरेंस, ये समझना जरूरी है। सुपरपोजिशन है कि जब दोनों एक साथ रहते हैं। इंटेंगलमेंट है कि जब क्वांटम पार्टिकल जो है वो को रिलेट करते हैं विथ ईच अदर। और उसी तरह डिकोहेरेंस, ये सारे पॉइंट्स आपके आंसर में होने चाहिए। उसी तरह क्वांटम सुप्रीमेसी जैसा मैंने कहा ये मीटिंग पॉइंट ऑफ फिज़िक्स एंड मैथ्स और आप इंजीनियरिंग का एक तरह से मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी में वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पहले समझते हैं कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बाद दूसरा है क्या क्या चैलेंजेस हैं। अगर सिग्निफिकेंस का बात करें तो देखिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना अलग अलग फील्ड में यूज़ हो सकता है, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, एडुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अलग अलग एरियाज़ में उनका यूज़ हो सकता है, जैसे हेल्थ केयर में अर्ली डिटेक्शन, ड्रग रिसर्च में, डिस्कवरी में। उसी तरह एडुकेशन में जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पढ़ाने में। एग्रीकल्चर में आप रोबोटिक्स का यूज़ कर सकते हो विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे वो पेस्टिसाइड्स स्प्रे करना हो या समझना हो कि कब वेदर चेंज हो रहा है, किस तरह से अप्लाई करना है, सॉइल का हेल्थ क्या है। तो हर एंगल में आपका यूज़ कर सकते हो। उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होगा इसका, क्वालिटी चेक करने के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। एनर्जी में यूज़ होगा कि ताकि हमारे पास स्मार्ट ग्रिड्स हो जो टेक्नोलॉजी थेफ्ट है, एंटी थेफ्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। उसी तरह फिनेंशियल सर्विसेज में बैंकिंग हो या प्रोसेस ऑटोमेशन हो या लॉ इन्फोर्समेंट में जब क्रिमिनल्स का फेशियल रिकॉग्निशन जब किया जाता है, जैसे आप देखते होगे कई सारी मूवीज़ में, तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही यूज़ हो रहा है। उसी तरह प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स या प्रिडिक्ट करने के लिए कि कहाँ पे क्या हो सकता है, कौन हो सकता है क्रिमिनली इन्वॉल्व, तो ये सारे प्रिडिक्ट करने में भी आपका ये काम आएगा। लेकिन इसमें चैलेंजेस भी हैं जो कि आपको समझने की ज़रूरत है, जैसे कि डाटा सिक्योरिटी हो गया। डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी का इशू, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गवर्नमेंट अगेंस्ट भी यूज़ कर सकती है और फॉर भी यूज़ कर सकती है। सर्विलेंस के लिए भी यूज़ हो सकता है ये लोग, और साथ में क्रिमिनल एलिमेंट्स, ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कि हमारे पास एआई एक्सपर्टाइज नहीं है। जितना बाकी देश इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो चाइना हो या यूएस हो या जर्मनी जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हो, उस हिसाब से हमारा देश इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। तीसरा है कि कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट अगर आप देखो तो इसका बहुत ज़्यादा है, और हमारे देश में जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं और रिसर्च की कमी है उसके कारण हमारा एआई सफ़र कर रहा है। नेक्स्ट है कि जो एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इम्पैक्ट कर रहा है। लैक ऑफ इंटेग्रिटी और एथिक्स भी देखा जा रहा है इन एआई एल्गोरिदम। जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो सवाल ये भी होता है कि क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद में इतनी स्ट्रांग हो जाए या खुद इतने सोचने की कैपेसिटी अगर उनको हम लोग दे दें तो वो पता चला कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट ही डिसीजन ले, जो कि कई सारे मूवीज़ में भी हमें दिखता है। तो ये चैलेंजेस हैं, उसके अनुसार आप सॉल्यूशन इसका समझ सकते हो जो गवर्नमेंट ले सकती है, चाहे वो पॉलिसी लेवल पे या R&D लेवल पे। तो इस तरह से ये वाला हमने समझ लिया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग 5G टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मैं और ज़्यादा इस तरह के वीडियोस ला सकूं। थैंक यू।